class. In today's class, we will be discussing about legal maxims. What are legal maxims? Okay, what do we understand by legal maxims, and what are the terms, or what is the basis why we are using Latin terms? ठीक है, legal maxims क्या है? एक तरह से एक Latin language है. ठीक है, Latin terms हैं जिसे हम यूज कर. अगर हम उसका बेसिक मीनिंग समझें कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस, ठीक है, या इससे हम क्या समझ रहे हैं, या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ओके, अगर हम वो समझे उस चीजों को, तो हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या है ये. अगर मैं लीगल मैक्सिम की बात करूं तो इट इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, ओके, ऑफ लॉ. प्रिंसिपल्स है लॉ के, और अ लीगल पॉलिसी जो कि स्टेटेड है किस फॉर्म में? लैटिन फॉर्म में. एक लैंग्वेज है लैटिन, ठीक है, उस फॉर्म में. एंड मोस्ट ऑफ दीज लैटिन मैक्सिम्स दे गॉट देयर ओरिजिनेशन फ्रॉम द मिडाइवल एरिया इन द यूरोपियन स्टेट्स. ठीक है, तो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं ये सब लैटिन मैक्सिम्स? ये सब ओरिजिनेट हुई हैं फ्रॉम द मिडाइवल एरिया एरा इन द यूरोपियन स्टेट्स. ठीक है, जिन्होंने लैटिन को अपनी लीगल लैंग्वेज की तरह यूज किया था. प्लस दीज लीगल मैक्सिम्स क्या है इनको ऑब्जेक्टिव? ये गाइड करती हैं कोर्ट को. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कोर्ट्स हैं उन्हें ये जो लीगल मैक्सिम्स है ये गाइड करती हैं. ठीक है, these principles guides court all over the world in applying existing laws. ठीक है, जो हमारे लॉज है उन्हें अप्लाई करने में हेल्प करती है. ठीक है, these are guiding and these principles don't have the authority of law. ठीक है, इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, बट स्टिल इनकी क्या पावर है, ये क्या काम करती है? ये गाइडेंस का काम करती है, ये गाइड करने का काम करती है. तो दीज आर दी लीगल मैक्सिम्स. नाउ व्हाई वी अंडरस्टैंड ऑल दीज लीगल मैक्सिम्स इन लैटिन टर्म. ठीक है, क्यों हम बोल रहे हैं कि लैटिन टर्म? वो उन्होंने इसलिए लैटिन टर्मिनोलॉजी में रखी ताकि ये जो लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, ये कहीं खत्म ना हो जाए. ठीक है, इसीलिए उसे भी प्रिजर्व किया, साथ में लीगल एडवाइस, लीगल कैसे हम सब लॉस एप्लीकेबल कर सकते हैं, वो इन लीगल मैगजीन से हमें हेल्प करती है. अब हम समझेंगे आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, क्लैट में जनरली क्या होता है, ये लीगल मैगजीन्स, जो इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन्स है, मैं वो ले रही हूँ. तो ऐसे तो बहुत सारी लीगल मैगजीन्स है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, आई एम टेकिंग ऑल ऑफ देम. तो दे विल डायरेक्टली आस्क यू कि ये टर्म दे देंगे, इसका मतलब क्या होता है, या लीगल मैगजीन दे देंगे और उससे पूछेंगे कि उसका मतलब क्या होता है. तो वन बाय वन नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज लीगल मैगजीन्स. ठीक है, क्या उनका पर्पस है और कैसे कोर्ट उन्हें अप्लाई करता है वो भी हम समझेंगे. हमने देखा अभी कि लीगल मैगजीन का क्या पर्पस होता है, कि कैसे वो जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके एप्लीकेशन में कोर्ट को हेल्प करती है. तो अब हम समझेंगे कि कैसे कोर्ट लीगल मैगजीन्स की हेल्प लेते हैं, कैसे वो अप्लाई करते हैं. So now the first legal maxim is ab initio. अभी जो ab initio जो टर्म है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम द बिगनिंग. ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग होता है इसका मतलब. ठीक है, शुरुआत से ही. अब ये ab initio जनरली अकेले यूज नहीं होता है, ये यूज होता है जनरली, जो हमने सुना है वो है void ab initio, यानी शुरुआत से ही. ठीक है, ab initio का तो मतलब क्या है? शुरुआत से. और void ab initio जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है? शुरुआत से ही ये चीज void थी, शुरुआत से ही ये चीज इलीगल थी. ठीक है, तो अगर हम बात करें ab initio की, जिसका मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लॉ. ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज बैड, इट वाज void, इट वाज नॉट वैलिड. ठीक है, तो जनरली हम इसे पूरे टर्म में कैसे यूज करते हैं? void ab initio के साथ. ठीक है, हम void ab initio के साथ इसे पूरा यूज करते हैं. ठीक है, जो शुरुआत से ही जो ये कॉन्ट्रैक्ट था वो void ab initio था. ठीक है, तो शुरुआत से जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तब ये void था, तब ये इलीगल था. ठीक है, तो इसलिए हम ab initio. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस ab initio टर्म को यूज किया ताकि वो एक कंक्लूजन पे पहुंच सके. ठीक है, दैट द प्रोसीडिंग्स वर ab initio डिफेक्टिव, यानी प्रोसीडिंग्स शुरुआत से ही डिफेक्टिव थी.
ठीक है, उन्हें हम इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते थे गलत तरीके से। ये किस केस में हुआ था? ये हुआ था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस कोचर कंस्ट्रक्शन में। कोर्ट ने क्या बोला? ठीक है, कोर्ट ने यूज की ये एब इनिशियो टर्म और बोला, कंक्लूड किया दैट द प्रोसीडिंग्स वर डिफेक्टिव, वर एब इनिशियो डिफेक्टिव, क्योंकि दे कुड नॉट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, उन्हें इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर सेकंड में लिया है उन्होंने मंजीत सिंह वर्सेस परसों को। ठीक है, इसमें बात हो रही है वॉइड मैरिज की। ठीक है, यस आदर्श? ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं आपकी लैटिन मैगजीम्स की। ठीक है, लैटिन मैगजीम का मतलब आई होप अभी सबको क्लियर है। ठीक है, लैटिन मैगजीम्स क्या बताते हैं? लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें लीगल प्रिंसिपल्स बता रखे। ठीक है, जैसे छोटे छोटे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल पहला हमने समझा था एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है? एब इनिशियो बोल देंगे, एब इनिशियो का मतलब क्या है? उसमें 4 ऑप्शंस देंगे, एक ऑप्शन होगा फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ये ऑप्शन को आप टिक कर दोगे कि ये करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मैगजीम्स हैं, उनको डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको वो पता होना चाहिए, डायरेक्ट नंबर है, फुल नंबर है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हमने लीगल मैगजीम्स जो हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये हेल्प करते हैं कोर्ट को कि जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ठीक है, जो लॉज प्रेजेंट है, उन्हें हम कैसे अप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में मंजीत सिंह वर्सेस परसों कौर में उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या बोला? दैट वॉइड मैरिजेस आर वॉइड एब इनिशियो। अब ये एब इनिशियो जनरली अकेले यूज नहीं होता, किसी ना किसी चीज के साथ यूज होता है। ठीक है, मोस्टली इट इज यूज लाइक वॉइड एब इनिशियो, यानी ये चीज शुरू से ही गलत थी, ये चीज शुरू से ही इलीगल थी। ठीक है, कि भाई वॉइड मैरिजेस आर वॉइड एब इनिशियो, मतलब जो मैरिजेस जो इलीगल तरीके से हुई थी वो शुरू से ही गलत थी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने एब इनिशियो का मतलब ऐसे समझाया। क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको? या तो इस तरीके से केस के फॉर्म में आ सकता है, या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि एब इनिशियो का मतलब क्या है फ्रॉम द बिगनिंग। नाउ नेक्स्ट इज एक्शनेबल पर से। ये दूसरी लैटिन मैगजीन है। अब हम सोचोगे क्यों इतना लैटिन टर्म जो है डिफिकल्ट हमें कर दिया, हम क्यों याद कर रहे हैं इसको? ये इसीलिए उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में रखी, ताकि वो जो हमारी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, जिसमें सबसे पहले लॉ से रिलेटेड काफी चीजें हुई, उसे हम प्रिजर्व कर सके। अगर हम इसे यूज करना बंद कर देंगे तो किसको पढ़िए जाके लैटिन लैंग्वेज, समझे कि उस समय लैटिन ने इतना काम किया था लॉज बनाने का, उन्हें समझने का। तो जस्ट फॉर प्रिजर्विंग देम दे आर यूजिंग दिस लैंग्वेज। तो नेक्स्ट है आपकी मैगजीन जो कि है एक्शनेबल पर से। यहाँ क्या बोल रहे हैं? एक्शनेबल पर से का मतलब है दैट द वेरी एक्ट इज पनिशेबल। ठीक है, कोई भी काम जो आपको प्राइमा फेसी दिख रहा है कि सामने वाले ने गड़बड़ किया, गलत किया, ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई क्राइम जिसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं कि मेरे साथ इतना गलत हुआ, ये हुआ, नहीं। आपके सामने ए ने बी को चक्कू मारा और बी की डेथ हो गई, तो बी के रिलेटिव्स को या उसको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं कि बी की डेथ हो गई या फिर ए ने बी को मारा, वो सामने के सामने प्राइमा फेसी दिखा। ठीक है, तो ऐसा कोई एक्ट जो कि पनिशेबल है और उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई एक्ट जो लीगली सफिशिएंट है, ठीक है, कि सफिशिएंट है टू सपोर्ट अ लॉ सूट, ठीक है, इन इटसेल्फ। ठीक है, तो वो क्या होगा? एक्शनेबल पर से होगा। या फिर कोई भी ऐसा एक्शन जिसके लिए कोई प्रूफ की, कोई एविडेंस की, कोई एलिगेशंस की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया है? इन्होंने एग्जाम्पल लिया है असॉल्ट का, बैटरी का, या फिर किसी को गलत तरीके से आपने इम्प्रिजनमेंट कर रखा है। ठीक है, असॉल्ट और बैटरी क्या है? असॉल्ट यानी जब आप किसी को मारने वाले हो, जैसे आप पे किसी ने ऐसे हाथ उठाया, मारा नहीं है, तो वो असॉल्ट होगा। बैटरी जब वो काम हो चुका है, किसी ने आपको मार दिया है, ठीक है, तो वो बैटरी होगी। ठीक है, तो असॉल्ट और बैटरी आई होप क्लियर है। ठीक है, असॉल्ट तो जिसके अंदर एक एप्रीहेंशन है कि सामने वाला मुझे मार सकता है, बैटरी में ऑलरेडी सामने वाले ने आपको मार दिया है। ठीक है, फिर है
फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, गलत तरीके से किसी को जेल में जबरदस्ती डालना या गलत बेसिस पे डालवा देना, ठीक है। देन देयर इज लिबल और ट्रेसपास, ठीक है, किसी ने किसी के बारे में गलत डिफेमेटरी वर्ड्स जो है वो बोले हैं, ठीक है, किसी के लैंड पे आप ट्रेसपास करा है, तो ये सब चीजें क्या होंगी, एक्शनेबल पर से होंगी। यानी आप सामने के सामने देख सकते हो कि इस इंसान ने उसे मारने की कोशिश की या उसे मारा, ठीक है, या उसके बारे में गलत बोला, तो इसके कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट पर्टिकुलर एक्ट इन इटसेल्फ इज पनिशेबल। नाउ नेक्स्ट इज एक्शियो पर्सनालिस मॉरिटर कम पर्सोना, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सन का जो पर्सनल राइट्स होते हैं, ठीक है, वो उसी के साथ खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे जो पर्सनल राइट्स हैं, जब मैं मरूंगी तो मेरे साथ मेरे पर्सनल राइट्स भी खत्म हो जाएंगे, कोई और आके उन ग्राउंड्स पे या किसी ग्राउंड पे उस पर्सन को स्यू नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने कमिट की बैटरी बी पर, यानी ए ने बी को मारा, ठीक है, एंड ईदर पार्टी डाइज। इफ ए कमिट्स बैटरी ऑन बी एंड ईदर पार्टी डाइज, तो क्या होगा, ठीक है, ए ने बी को मारा और बी की डेथ हो गई, ठीक है। द राइट ऑफ एक्शन जो था, जो बी के पास होता, ठीक है, क्योंकि उसको मारा गया, वो चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इफ ए कमिट्स अ बैटरी अपॉन बी और डू अदर इंजरी टू हिम, ठीक है, और उससे उसकी डेथ नहीं हुई है, ठीक है, और उसके बाद किसी थर्ड पर्सन को हम अक्यूज कर रहे हैं, देन to the third person will not be affected by the death of B, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिम जो है, इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बी का जो राइट था अपने मरने के लिए लड़ने का, वो वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो इस लैटिन मैक्सिम के अकॉर्डिंग है। इसे हम अभी आज की तारीख में अप्लाई नहीं करते। आज की तारीख में तो आपने किसी का मर्डर किया तो उसके ऊपर पूरी कार्यवाही होगी, लेकिन हम इस लैटिन मैक्सिम का मतलब समझ रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ कि किसी भी पर्सन का जो पर्सनल राइट्स होते हैं, वो उसी पर्सन के साथ जो होते हैं उसके खत्म हो जाते हैं। जैसे हमने अभी समझा था राइट टू रेप्यूटेशन, इट इज अ बेटर एग्जाम्पल, ठीक है। जो राइट टू रेपुटेशन वाली बात है, मेरे बारे में किसी ने कुछ बोला या मेरी राइट टू प्रिवेसी के लिए कुछ बोला, कि कल को कोई आके बोले कि भले मेरी डेथ हो गई है, लेकिन मेरी पर्सनल डिटेल्स कोई नहीं बता सकता। मेरी पर्सनल डिटेल्स बताना मतलब मेरी राइट टू प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करना। तो कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, जो राइट टू प्रिवेसी है वो उस पर्सन के साथ ही खत्म हो जाती है, ठीक है। कोई और इंसान के पास इनहेरिट नहीं होती। कोई और इंसान नहीं कह सकता कि आप उसकी पर्सनल, आप उसकी प्रिवेसी इन्फ्रिंज कर रहे हो। वो जब मेरी डेथ हुई तो मेरे साथ ही खत्म, ठीक है। तो इसी तरीके से यही है एक्शियो पर्सनालिस मॉरिटर। अब देखो, ट्राई करो, ठीक है, इन वर्ड्स से याद रखने की, ठीक है, क्योंकि मैगजीन्स काफी सारी हैं और कौन सी आएगी हमें नहीं मालूम। आई फॉरगॉट द ईयर, लेकिन एक ईयर में काफी सारी मैगजीन्स आई थी और लोगों को, बच्चों ने बहुत मार्क्स लिए थे उसमें, जिसे याद था उसके खूब मार्क्स आए थे। मोस्टली हम कंसीडर कर रहे हैं कि दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इसे कैसे याद करें, ठीक है। एब इनिशियो, इनिशियो इनिशिएशन से याद रख, ठीक है। इनिशियो क्या हो गया, इनिशिएशन से याद रखने की कोशिश करो, ठीक है, कि इनिशिएट, ये चीज चालू हुई, तो इनिशियो इनिशिएशन यानी बिगनिंग, शुरू से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। तो उससे याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को छोटे छोटे हिंट्स देती हूँ जिससे तुम इसे याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे पहले है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या है, फ्रॉम द बिगनिंग। अब इनिशियो यानी इनिशिएट करना, कोई चीज आपने इनिशिएट की, तो इनिशिएट की तो मतलब बिगनिंग की, ठीक है, शुरुआत की। तो एब इनिशियो का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम द बिगनिंग, यानी शुरुआत से ही। और इसके साथ जब हम वर्ड जोड़ देंगे वॉइड, यानी शुरुआत से ही वो चीज इलीगल थी। तो इसीलिए हर शब्द का जो है वो क्या करो, उसके वर्ड से याद रखने की कोशिश करो। ये सब लैटिन मैगजीन्स हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे दे विल डायरेक्टली आस्क एब इनिशियो का मतलब क्या है, फ्रॉम द बिगनिंग। तो अब समझ में आया, एब इनिशियो अगर आएगा तो हमें सबसे पहले क्या स्ट्राइक करेगा, इनिशियो आ रहा है, इनिशियो से इनिशिएट, इनिशिएट
यानी बिगनिंग, शुरुआत, सो फ्रॉम द बिगनिंग। नेक्स्ट है जैसे एक्शनेबल पर से, ठीक है, किसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं, ऐसा कोई काम जिसपे हमें तुरंत एक्शन लेना है, ठीक है, जैसे ही पता चले। एक्शनेबल पर से यानी कोई ऐसा काम जिसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा ऑफेंस किसी ने कमिट किया है कि जो प्राइमा फेसी दिख रहा है, सामने के सामने दिख रहा है कि उसने गलत किया है, उसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई डैमेज दिखाने की जरूरत नहीं है, और वो पर्सन जो होगा वो डायरेक्टली लायबल होगा, ठीक है, उस पर वो एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो यही है एक्शनेबल पर्सन। तो इसे कैसे याद रखेंगे, एक्शन से याद रखेंगे कि उसे तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत पनिशमेंट लिया जाए, क्योंकि उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, डैमेजेस कोई डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया एक्शनेबल पर्सन। नेक्स्ट हमने समझा एक्शियो पर्सनालिस मोरिटर कम पर्सोना, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना पड़ेगा, पर्सनालिस, पर्सन, ठीक है, पर्सनल राइट, पर्सनल से यार यहाँ आ रहा है ना पर्सनल, ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे पर्सनल, हमारा पर्सनल। और मॉरिटर, जो मुर्दा घर होता है वो भी इसी तरीके के शब्द का होता है, अगर हम इंग्लिश याद हो, ठीक है। तो यानी जो इंसान मर चुका है उसका जो पर्सनल राइट है वो उसी के साथ खत्म हो जाता है, और यही इसका मतलब है। सो अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, ठीक है। तो इंसान का जो पर्सनल राइट के लिए, अपने पर्सनल राइट के लिए एक्शन करने का जो राइट होता है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने का जो राइट होता है, वो उसी इंसान की डेथ के साथ खत्म हो जाता है। यानी अगर मैं किसी और के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकती और अगर मेरी डेथ हो गई, तो वो एक्शन लेने का राइट जो है मेरी डेथ के साथ ही खत्म हो गया। तो हमें क्या है, इन सब शब्दों के मतलब से है ना याद रखना है, एज इट इज याद रखना बहुत जरूरी है। देखो दोनों ऑप्शंस आएंगे, सबसे अच्छी बात है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी आप याद रखोगे ऑप्शन में देखते ही तुरंत याद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझे हमें क्या क्या चीजें मिल गई, ये पर्सनलिस्ट मिल गया, मॉनिटर मिल गया, ठीक है, और एक्शन यानी एक्शन, और हमें फिर ऑप्शन में मिल जाएगा कि अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। तो ये हमारे को याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्चुअली इनकम्बेंट ओनर्स प्रोबेंट। अब इसका क्या मतलब है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दी प्लेंटिफ, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, ये सच में रटने वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब हमें क्या याद रखना है, ओनस, ओनस से क्या हो रहा है कि किसके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है, ओनस से क्या मतलब है, जिम्मेदारी, ठीक है। सो एक्चुअली इनकम्बेंट ओनस प्रोबेंडाई, ठीक है, प्रोबेंडाई, पी से पी याद रखना है, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन होता है, वो इंसान जो केस करता है किसी पे, ठीक है, जो इंसान केस फाइल करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेंटिफ, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान केस करता है उसकी जिम्मेदारी होती है ये प्रूफ करना कि क्राइम कैसे कमिट हुआ है, ठीक है। तो हमें पी से पी याद रखेंगे, यहाँ पे क्या है, ओनस और प्रोबेंडाई। अब ये चीज याद रखते हैं कि पी से पी प्लेंटिफ की जिम्मेदारी है प्रूफ करना, ठीक है। सो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ, ठीक है। तो अगर ये आता है एक्चुअली इनकम्बेंट ओनस प्रोबेंडाई, तो हमें ओनस दिखा, प्रोबेंडाई दिखा, तो हमें क्या, पी से हमें याद आया, अच्छा प्लेंटिफ है यानी जिस पर्सन ने ये केस किया, ठीक है। तो क्या है, जिस पर्सन ने, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। अब सिविल केसेस जो हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्लेंटिफ हैज द बर्डन ऑफ प्रूविंग हिज केस, ठीक है, कि उसको बताना है कि उसे एविडेंस दिखाना है, भाई मैंने केस किया तो मेरे पास सबूत होने चाहिए ना, क्यों केस कर रही हूँ, उसके किसी पर्सन के अगेंस्ट केस कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या रूल है कि जो भी पर्सन केस कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है ये प्रूव करना कि सामने वाले ने केस किया है, या फिर द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ और द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। और इसी का मतलब ये है, तो अब हमें इसको उस तरीके से याद रखना है। प्लस
क्या बोल रहे हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई डाउट रह जाए और सामने वाला उस लूपहोल का यूज कर जाए। तो हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होगा कि उसने गलती की है, और ये जिम्मेदारी किसकी है, हमारे प्लेंटिफ की है टू प्रूव इट। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, प्लेंटिफ का है। नाउ नेक्स्ट इज actus reus non facet reum nisi mens sit reum। ठीक है, अब मैंने अगर क्राइम की क्लास याद हो तो दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था actus reus और एक पढ़ाया था mens rea। अगर याद हो, नहीं हो तो तुम लोग वो क्लास देख सकते हो। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मैगजीम की, और जब ये अगर आपके एग्जाम में आती है तो हमें कैसे याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये मैगजीम आएगी तो आप इसमें ये वर्ड्स हाईलाइट कर लोगे। एक तो क्या, एक्टस रियस, और एक क्या है, मेंस रिया। इनके मतलब मैंने आपको क्राइम की क्लास में भी समझाए थे। एक्टस रियस तो क्या होता है, जब क्राइम करता है कोई भी पर्सन तो उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो मेंटल एलिमेंट, एक होता है फिजिकल एलिमेंट। यानी और क्राइम कमिट करने के लिए इन दोनों का ही होना जरूरी है। ठीक है, मेंस रिया क्या होता है, जब तक मैंने दिमाग में सोचा, दिमाग में पूरी प्लानिंग की कि कैसे मुझे वो क्राइम कमिट करना है। और एक्टस रियस, जब मैंने फिजिकली उस क्राइम को करने के लिए कुछ करना शुरू किया, मारा, कुछ करा। ठीक है, तो ये तो फिजिकल एलिमेंट हो गया एक्टस रियस, और मेंस रिया हो गया आपका मेंटल एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि कहीं किसी को भी अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, मेंटल एलिमेंट, उसने क्या सोचा, उसका इंटेंशन क्या था, उसका मोटिव क्या था, और कैसे उसने वो क्राइम कमिट किया। अब कई बार क्या होता है, अगर दोनों अलग अलग चीजें होंगी तो हम उसे क्राइम नहीं मानेंगे। कई बार मैंने सोचा, ठीक है, कई बार मैंने सोचा कि मुझे क्राइम कमिट करना है, सिर्फ सोचा, सिर्फ दिमाग में रखा, कुछ करा नहीं। ठीक है, सिर्फ प्लानिंग की कि मैं ये क्राइम कमिट करूंगा, सिर्फ सोचा कि इस पर्सन को मुझे मर्डर करना है, लेकिन कुछ किया नहीं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जब मैंने सिर्फ सोचा, जब सिर्फ मेंटल एलिमेंट है, ठीक है, जब हमने सिर्फ सोचा, सिर्फ हमारा इंटेंशन था। कभी कभार होता है ना, बहुत गुस्सा आ रहा होता है, ये इस इंसान को तो मैं मार ही डालूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हमने सिर्फ सोचा, कुछ किया नहीं, भले ही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी की थी, लेकिन कुछ करा नहीं, सिर्फ मेंटल, सिर्फ दिमाग में रही वो चीज, तो वो क्या हो गया, मेंस रिया। दूसरी चीज क्या हो गई, जब मैंने सोचा कि इस इंसान को मारूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसे मार भी दिया, तो वो हो गया फिजिकल एलिमेंट, एक्टस रियस। ठीक है, अब हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है दैट फॉर एनी एक्ट टू बी इलीगल इन नेचर इट मस्ट बी डन विद द गिल्टी माइंड। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक्टस रियस नॉन फेसिट रियम निसी, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए, कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए जो इलीगल है नेचर में, ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है, गिल्टी माइंड जरूरी है। सिर्फ फिजिकली आपने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, उससे हम उसे ऑफेंस नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो हमने जनरल डिफेंसेस में पढ़ा था कि गलती से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, नेग्लिजेंस थी। ठीक है, तो उसमें फिजिकल एक्ट तो हुआ, लेकिन हमारा मेंटल एलिमेंट गायब था। रास्ते में चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, आप उसे इंटेंशनली थोड़ी मारना चाहते थे, गलती से ये काम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो हमें क्राइम में जनरल डिफेंसेस में आता है। तो इसलिए क्या बोले, कोई भी एक्ट जो इलीगल है नेचर में, उसके लिए मेंस रिया, मेंटल एलिमेंट होना बहुत जरूरी है, और यही इसका मतलब है। ठीक है, इसका मतलब क्या, फॉर एनी एक्ट टू बी इलीगल, ओके, हाँ, इट मस्ट बी डन विद द गिल्टी माइंड। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, ये जो हम इस ये मैगजीन है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे मेंटल एलिमेंट है, क्या फिजिकल एलिमेंट। तो क्या चीजें हमें याद रखनी है, जैसे ही मेंस री आएगा, मेंस मेंटल, ठीक है, एम से एम याद रखना है, MEN मेंटल। ठीक है, तो मेंस रिया, मेंटल एलिमेंट होना जरूरी है किसी भी ऐसा ऑफेंस, किसी भी ऐसा एक्ट जो कि इलीगल है नेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
ठीक है, ये सब आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज मेंस रिया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज। ठीक है, आप लोग इसे गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि भाई बहुत जरूरी है मेंटल एलिमेंट प्रूव करना, क्योंकि मेंटल एलिमेंट से पता चलेगा कि मोटिव क्या था, क्यों किया ये क्राइम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एडहॉक। ठीक है, एडहॉक मतलब, ठीक है, एडहॉक कमेटी हमने सुनी है कि भाई टेम्परेरी है, एडहॉक पे लगे हैं। ठीक है, टेम्परेरी है अभी नौकरी, ये चीजें हमने सुनी हुई है। ठीक है, एडहॉक पे है। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोगों ने सुनी है या नहीं, लेकिन काफी लोग बोलते हैं एडहॉक। अब एडहॉक का एक्चुअल मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, वो होता है फॉर द पर्टिकुलर एंड और केस एट द हैंड, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, एडहॉक जब किसी को टेम्पररी किसी काम के लिए लगाया गया तो मतलब सिर्फ स्पेसिफिक उसी काम के लिए कुछ टाइम के लिए लगाया गया है, कि भाई एक प्रोजेक्ट है हाथ में, तो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को करने के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए हमने ये काम किया है, तो दैट इज एडहॉक। अब आप देख रहे हो लैटिन मैगजीन्स हम कई बार हमारी लेमन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही उसी में का एक एग्जाम्पल है आपका एडहॉक। ठीक है, तो एडहॉक मतलब किसी पर्टिकुलर केस के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप वो काम कर रहे हैं। ठीक है, एडहॉक का सोल मीनिंग क्या होता है, सोल पर्पस। ठीक है, क्या सोल पर्पस है ये पर्टिकुलर काम करने का, वो होता है एडहॉक। ठीक है, अब हमारे लॉ में हम कई बार सुनते हैं कि कोर्ट ने बोला है कि एक एडहॉक कमेटी फॉर्म करो जो उससे काम करे। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ से आती है, एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है सोल पर्पस। तो अब कोई भी कोई आप लोगों के सामने बोले कि एडहॉक यानी टेम्पररी पीरियड एडहॉक पे लगे हुए, मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए लगे हुए हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगे हुए हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रहे हैं, ये टेम्पररी होता है नेचर में। ठीक है, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट या वो केस या जो पर्पस जिसके लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया है खत्म हो जाता है, वो चीज उस इंसान को वहां से हटा दी जाती है, वो चीज वहीं पे डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये क्यों होता है कि भाई कोई पर्सन है, कोई स्पेशलाइज्ड है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसको उस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया जाता है, भाई आके जरा इसे देखो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एडहॉक, टेम्पररी, किसी पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, एलिबी। ठीक है, अब एलिबी क्या होता है, ठीक है, ये है एक मोड ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है अनदर प्लेस, कहीं और, एल्सवेयर। ठीक है, अब दिस एलिबी क्या है, एक मोड ऑफ डिफेंस है जहां पर्सन, ठीक है, जिसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम, वो प्रूव कर दे या अटेम्प्ट करे प्रूव करने की दैट ही और शी वाज ऑन अनदर प्लेस। कभी कभी हमने मूवीज वगैरह में देखा ना, ऐसे दिखाते हैं उस रात क्राइम कमिट हुआ या कुछ हुआ। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि भाई उस रात तो मैं वहां था ही नहीं, मैं कैसे क्राइम कमिट कर सकता हूँ, मैं तो किसी और जगह पे था। ठीक है, तो वही है आपका एलिबी। ठीक है, एलिबी यानी जहाँ पे जिस पर्टिकुलर पर्सन का ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है, वो ये बात प्रूव करने की कोशिश करे कि भाई मैं किसी और जगह था। ठीक है, ताकि वो अवॉइड कर सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, या फिर वो ये दिखा सके कि भाई मैं इस क्राइम के पीछे हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैं उस समय मौजूद था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब होता है एलिबी यानी एट अनदर प्लेस, एल्सवेयर। ठीक है, मैं कहीं और था। ठीक है, एल्सवेयर। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम इसका केस देखें, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझें इसे। अ पर्सन इज चार्ज विद मर्डर। ठीक है, जो कलकत्ता में हुआ उस पर्सन पे उस मर्डर का चार्ज था। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे जब कलकत्ता में मर्डर हुआ, मैं कलकत्ता में था ही नहीं, मैं तो मुंबई में था, बॉम्बे में था। ठीक है, और अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए इन बॉम्बे में, ठीक है, ही में शो हिज अटेंडेंस एट सम प्लेस, वो बोला मैं मूवी देख रहा था। ठीक है, या फिर मैं इस पर्टिकुलर मॉल में था, आप इस पर्टिकुलर मॉल के जाके सीसीटीवी कैमरास चेक कर लीजिए। ठीक है, तो दिस इज एलिबी, जहाँ पे पर्सन जो अक्यूज है किसी क्राइम का, वो ये कहने की कोशिश करे या ये डिफेंड लेने की कोशिश करे कि भाई मैं उस समय जिस समय क्राइम कमिट किया, मैं उस समय वहां प्रेजेंट ही नहीं था, मैं उस समय मौजूद ही नहीं था। नाउ नेक्स्ट इज,
amicus curiae. Amicus curiae is friend of court, ठीक है, यानी कोई ऐसा इंसान जो कोर्ट का दोस्त है, ठीक है। अब कोर्ट के दोस्त कौन होते हैं, हम क्यों कह रहे हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है, यानी वो पर्सन, इसे फ्रेंड ऑफ कोर्ट कौन होगा, जो आके कोर्ट की मदद करेगा वो केस सॉल्व करने के लिए, उस इंसान को हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट कह रहे हैं, ठीक है। कि भाई किसी ने आके बताया या फिर ये हुआ कि नहीं इस केस में ऐसा भी हो सकता है, तो so that person who tries to influence the decision of the court, तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे, amicus curiae यानी friend of court, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि गणेश इज नॉट अ पार्टी, ठीक है, टू एन एक्शन। गणेश पार्टी नहीं है, ना तो वो प्लेंटिफ है, ना तो उसने केस किया है, ना ही उसके केस अगेंस्ट केस हुआ है, लेकिन उसका बहुत इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। सो इन द मैटर वेर पेटिशन द कोर्ट फॉर परमिशन टू सबमिट अ ब्रीफ, ठीक है, कि वो कुछ बताने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि क्या हुआ था उस दिन, अगर उसके सामने हुआ था या उसे कुछ भी मालूम है तो वो ट्राई करेगा बताने की, वो ट्राई करेगा कोर्ट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की। यही है amicus curiae, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो यही है, इसमें जो amicus curiae होता है, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, ही शुड बी इम्पार्शियल, उसका सोल बेसिस ये होता है कि वो कोर्ट की हेल्प कर सके उस पर्टिकुलर केस को समझने के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो amicus curiae, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट की मदद करता है किसी केस को सॉल्व करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले ले चुकी हूँ। ये एक प्रिंसिपल है आपका, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। ये है प्रिंसिपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसका, नेचुरल जस्टिस का। अब ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम मतलब ऑडी, ऑडी मतलब ऑडियो से, ठीक है, ऑडियो को सिर्फ सुनते हैं ना, ठीक है, तो उससे याद रखना है। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम मतलब ऑडी, ऑडियो, ऑडियो हम सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टी, हमें हर पार्टी को मौका देना चाहिए अपनी बात कहने का। जब जज भी कोई केस डिसाइड करता है तो वो दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी बात कहें। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्लेंटिफ की बात सुन के है वो केस फाइनल कर देता है, नहीं, दोनों पार्टीज की बात क्या सुनी जाती है, दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी बात कहें, ठीक है। तो वही यहाँ हो रही है, वही मतलब है यहाँ पे कि नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, दोनों ही पार्टीज को क्या होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात कहने की, ठीक है। तो इसी का इस पर्टिकुलर मैगजीन का मतलब वही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस क्या कहती है, नेचुरल जस्टिस कहती है कि हमें दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम दोनों पार्टीज की बात सुने बगैर कोई फैसला कर रहे हैं तो वो गलत है, वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भाई क्या है, जैसे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करें तो इसमें और भी प्रिंसिपल्स है, ये तो है ही, साथ में दूसरा प्रिंसिपल है दैट नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस, ठीक है, कि भाई जो जज है, ठीक है, नो वन शुड बी अ जज, ठीक है, आप अपने ही केस को जज नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा क्यों, अगर आप अपने ही केस को जज करोगे तो ऑब्वियसली आप पार्शियल होगे। कभी कोई मानता है कि अब मेरी गलती थी, कभी नहीं। कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो आप लोग कभी मानते हो कि भाई नहीं 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 मेरी ही गलती थी, मैं ही गाड़ी तेज चला रहा था, नहीं ना, कभी नहीं मानते, हमेशा ये कहते वो सामने वाला गलत डायरेक्शन से आ रहा था, उसने अचानक तेज की, कुछ तो बोलते हैं, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल है कि कोई भी इंसान अपने केस का जज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो इंसान पार्शियल हो जाएगा डिसीजन लेते समय, ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ अपना केस,
यहाँ पे नो वन कैन बी अ जज इन देयर ओन केस के अंदर उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे कि आप अपने नियर एंड डियर वंस के केसेस में भी जज नहीं हो सकते। अगर आपके कोई फैमिली का केस चल रहा है तो आप उस केस के जज नहीं हो सकते, क्योंकि आप बायस डिसीजन लोगे, आप एक्चुअल डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हाल फिलहाल तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम की, जिसका मतलब क्या है दैट नो मैन शेल बी कंडेम्ड अनहर्ड। ठीक है, दोनों पार्टीज को जो है बराबर का मौका देना चाहिए और कोई भी डिसीजन बिना दोनों पार्टीज की बात सुने बगैर नहीं लेना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल है, जब भी कोई पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे हम 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमने अरेस्ट किया था पुलिस ऑफिसर उसकी बात करता नहीं है, लेकिन 24 घंटे में जैसे ही हम उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं तो उसे मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का, उसे मौका दिया जाता है अपने आप को डिफेंड करने का, लॉयर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो इवन लीगल एड इज प्रोवाइडेड, फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड, ताकि वो अपना केस डिफेंड कर सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कोर्ट के सामने रख सके। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में सुरेश कोशी वर्सेस जॉर्ज वर्सेस द यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के केस में भी ये बोला गया था कि ये जो रूल है नेचुरल जस्टिस का, इसका एम क्या है कि ये जस्टिस सिक्योर कर सके। ठीक है, टू पुट इट नेगेटिवली टू प्रिवेंट मिसकैरेज। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी की बात सुने बगैर फाइनल डिसीजन हो गया, उसे रोकने के लिए। ठीक है, इसके हमने केसेस भी समझे कि दूसरा जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसे हम क्या कह सकते हैं, नेबो डेबिट एसेस जुडेक्स प्रोब्रिया कॉजा, यानी नो वन शैल बी अ जज इन देयर ओन केस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके लिए भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि नेमो डेबिट एसेक्स जुडेक्स प्रोप्रिया कॉसा क्या क्या मतलब है, दैट नो वन शैल बी अ जज इन देयर ओन केस, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, हमें क्या रखना, हमने दो प्रिंसिपल्स पढ़े प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के, एक तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम और एक नेमो डेबिट जुडेक्स एसेस जुडेक्स कॉजा। ठीक है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बोनाफाइड। बोनाफाइड यानी इन गुड फेथ। ठीक है, जहां आप गुड फेथ में कोई काम कर रहे हो। ठीक है, कि मैंने तो अच्छी भावना से वो काम किया। ठीक है, मेरा जो भी पर्पस था वो गुड फेथ में था। ठीक है, नेक्स्ट इज बोना वैकेंशिया, यानी गुड्स विदाउट एन ओनर। अब बोना का मतलब ऊपर वाले में तो था गुड फेथ में मैंने काम किया। ठीक है, अच्छी भावना से काम किया। हम कभी कभी कहते हैं ना, अगर बोनाफाइड रीजन है, अगर जेन्युइन रीजन है, अगर आपने कोई काम गुड फेथ में किया है तो आप उसके लिए लायबल नहीं। ठीक है, तो वही है बोनाफाइड, वहीं से है बोनाफाइड कि हमने सही काम के लिए, गुड फेथ के लिए अच्छी भावना से वो काम किया। नाउ नेक्स्ट इज बोना वैकेंशिया, यानी ऐसे गुड्स जिनका कोई ओनर नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जैसे कई बार होता है ना, कहीं रेलवे स्टेशन पे या आपके एयरपोर्ट पे कोई गुड्स ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी उनका कोई ओनर नहीं है, उनके आसपास कोई ओनर खुला नहीं, कोई है नहीं, हम कोई क्लेम नहीं कर रहा है वो सामान आके कि भाई ये मेरा सामान। ठीक है, सो गुड्स विच आर अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो दैट इज योर बोना वैकेंशिया, दैट इज गुड विदाउट एन ओनर। ठीक है, जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है टेक सच गुड्स एंड एक्ट्स देयर ओन एक्ट्स देयर ओनर फॉर परपेचुइटी, यानी अगर को बहुत लंबे समय तक कोई पर्सन आके नहीं कह रहा है कि ये बैग मेरा है, या क्लेम करे कि आई एम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट खुद उसकी ओनर बन जाती है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, now these particular cases of goods without an owner arises प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, जहाँ पे पर्सन जो है मर गया, उसका कोई हेयर नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई फैमिली का कुछ अता पता नहीं है, तो उस केस में वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी।
ऑब्वियसली नोटिस जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि भाई अगर कोई उसका उत्तराधिकारी है, कोई पर्सन जो है वो उसकी लीनिएज का है तो उसे मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी हमेशा हमेशा की। ठीक है, तो ये हम किस चीजों में यूज करते हैं, मोस्टली गुड्स में। ठीक है, या कोई भी मटेरियल जिसका कोई ओनर नहीं है, जो बहुत लंबे समय से अनक्लेम्ड होता है। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था प्रॉपर्टी का, कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो ए को बिलोंग करती थी, ए की डेथ हो गई, ए का कोई उत्तराधिकारी, कोई हेयर नहीं था जिसने आके क्लेम किया कि मेरा हक है इस प्रॉपर्टी का, पर उस पे मरने के बाद, तो उस केस में प्रॉपर्टी कहाँ चली गई, गवर्नमेंट के पास चली गई। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल इसके जनरली लार्ज एस्टेट्स, जो आपके रियल एस्टेट्स होते हैं, वो सब कुछ होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस इज नेक्स्ट दिस लैटिन मैगजीन इज कैविएट एम्प्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैविएट एम्प्टर मतलब लेट द परचेजर बी वेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेट द परचेजर बी वेयर, यानी जब आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो सामान देख परख के खरीदो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि लेट द परचेजर बी केयरफुल, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है, कि जो परचेजर है, ठीक है, जो इंसान सामान खरीद रहा है, उसे ध्यान से खरीदना चाहिए, सब कुछ देख परख के खरीदना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने जनरली आपने देखा होगा, आप कोई कांच का सामान खरीदने जाते हो तो पैकिंग करने से पहले शॉपकीपर आपको दिखाता है ना, भाई देख लो, ठीक है, कि सारे ग्लास सही है या नहीं। उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, ढंग से नहीं देखे, तो आपकी गलती। ठीक है, तो यू शुड बी अवेयर, ठीक है, यू शुड बी केयरफुल, द परचेजर शुड बी केयरफुल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑब्लिगेशन किसके ऊपर डाली जा रही है, परचेजर के ऊपर जा रही है। ठीक है, कि भाई उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है देखना। अगर कोई और डिफेक्ट है जो वो नहीं समझ सकता, वो एक अलग केस है, लेकिन प्राइमा फेसी कोई चीज दिख रही है, कोई क्रैक दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो उसमें फिर परचेजर की गलती है, उसे ध्यान से खरीदना चाहिए था, खरीदते समय उसे ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट द परचेजर हिमसेल्फ इज इन चार्ज ऑफ द डिसीजंस ही मेड। ठीक है, जो भी डिसीजंस जो है वो परचेजर लेते हैं, वो खुद उसके इंचार्ज है, उनकी खुद की वो जिम्मेदारी है। ठीक है, और इसलिए जो परचेजर है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी को चेक करे, ठीक है, कि वो ढंग से है या नहीं, तो ही शुड बी कन्विंस्ड बिफोर बाइंग एनी पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने खरीदा, बाद में घर जाके आपको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं ये चीज गलत आ गई। नहीं, हमें खरीदते समय खुद ध्यान रखना होगा। ठीक है, जो परचेजर है, ही शुड बी अवेयर, ठीक है, ही शुड बी केयरफुल बिफोर बाइंग एनीथिंग। Now, next, if we take this example, is that A wanted to buy a car from B. ठीक है, so he is responsible for gathering all the information. ठीक है, ताकि वो एक ढंग से परचेज कर सके। जब हम भी कोई कार खरीदने जाते हैं, हम देखते हैं ना, 10 कारें देखते हैं, इसका माइलेज अच्छा है, इसकी शेप अच्छी है, इसके फीचर्स अच्छे हैं। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी, ए की थी, कि वो पूछे कि नंबर ऑफ माइल्स, अगर हम सेकंड, स्पेशली जब हम सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं, तो कार कितनी चली हुई है। ठीक है, कि भाई क्या है कि इसके कोई रिप्लेस हो चुकी है, इंजन वगैरह, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो ये सब पूछने की ड्यूटी किसकी है, जो चीज, जो इंसान खरीद रहा है। तो इस केस में कौन खरीद रहा है, ए खरीद रहा है, खरीद रही है कार बी से। ठीक है, तो ये एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो पूछे ये कार कितनी चली हुई है, क्या कुछ इसमें रिप्लेस हुआ है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी। ठीक है, नाउ इन द इवेंट दैट ही बेसिकली बाइज द कार एट द आस्किंग कॉस्ट। ठीक है, उसने जो पूछा, जो इतना मांगा बी ने कि इतने पैसों में मैं बेचूंगा, तो उन्होंने ले ली। ठीक है, एंड बाद में क्या हुआ, वो कार टूट गई, उसमें कुछ रिपेयरिंग आई, कुछ तो प्रॉब्लम आई। अब इस केस में जो बी है वो लायबल नहीं हो। क्यों, क्योंकि इस पे एप्लीकेबल होगा द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, कि क्यों ए ने नहीं पूछा, क्यों ए ने नहीं पूछा कि इसके कोई पार्ट्स रिप्लेस हुए हैं, ये कितना चली हुई है, क्यों कोई बार्गेनिंग नहीं की। तो ये सब ड्यूटी किसकी है, ए की है, कि वो पूछे बी से।
ठीक है, वो पूछे कि भाई क्या है क्या नहीं है, कैसी कार है, क्या पार्ट्स है, सब कुछ। तो इसीलिए इस केस में कहा गया कि बी लायबल नहीं होगा। बी लायबल क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बी की कोई गलती नहीं है, कार सामने रखी है, सामने खड़ी है, तुम देखो, पूछो तो सही, मैं बताऊंगा। ए ने कुछ नहीं पूछा, तो इस केस में बी जो है वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, और इसलिए हम कह रहे हैं दैट व्हेनेवर वी बाय समथिंग वी शुड बी अवेयर, द परचेजर शुड बी अवेयर। ठीक है, और यही रूल है केविट एम्प्टर। नाउ नेक्स्ट इज केविट वेंडेटर। ठीक है, वेंडेटर वेंडर से याद रखना। ठीक है, अब ये क्या है? ऑपोजिट है केविट एम्प्टर। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ध्यान रखना है सेलर, दैट द सेलर शुड बी अवेयर। ठीक है, तो ये लैटिन टर्म है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? लेट द सेलर बी अवेयर। ठीक है, तो इसमें कैसे याद रखोगे? वेंडेटर वेंडर से याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ठीक है, विद इट्स सोर्स बीइंग ट्रेस्ड। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द मोटिवेशन बिहाइंड, फैसिलिटेटिंग द रीजन फॉर द परचेज, की भाई परचेजर क्यों खरीद रहा है। ठीक है, उसने ढंग से अपनी तरफ से जो भी क्वालिटी है, जो भी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जो भी चीजें सेलर को बतानी होती है, उसने सब बताया है। ठीक है, और सामने वाले ने रीजनेबल एग्जामिनेशन करके सब कुछ खरीदा है। ठीक है, तो इसमें ऑब्लिगेशन की बात हो रही है सेलर की, पहले वाले में बात हो रही थी परचेजर की, कि क्या खरीदने वाले की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है। यहाँ बात हो रही है वेंडर के ऑब्लिगेशंस की, कि बेचने वाले की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, बेचने वाले को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जब भी सेलर जो है कोई भी चीज अपनी बेचने वाला होता है, ठीक है, इट्स अबाउट टू सेल एनी गुड्स टू द बायर। ठीक है, तो तब क्या होता है? सेलर मस्ट बी अवेयर अबाउट द बायर। ठीक है, कि बायर उस चीज को किस चीज के लिए यूज करेगा। सपोजिटली वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर मेडिसिन। ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकल स्टोर आपको कोई भी दवाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता वो किस चीज के लिए वो यूज करेगा। ठीक है, वो दवाई किस चीज के लिए यूज कर रही है। स्पेशली जो मेडिसिन होती हैं जिसमें जो नींद की गोलियां होती हैं, ठीक है, जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं, उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी वो नहीं देगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि परचेजर उसका क्या करने वाला है, क्या यूटिलाइजेशन करने वाला है। ठीक है, तो यही ड्यूटी होती है सेलर की, दैट ही और शी शुड बी अवेयर अबाउट द बायर, अबाउट द पर्पस व्हाई बायर इज बाइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या काम करते हैं, और वो क्यों ये चीज खरीद रहे हैं। ठीक है, सो इसमें केस है एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कृष्णा देवी का। ठीक है, कि भाई इसमें क्या बोल रहे हैं कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उन्हें पता होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ किसकी? अपने क्लाइंट्स की। जो भी पर्सन इंश्योरेंस खरीद रहा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ इंश्योरेंस कंपनी को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये ड्यूटी है इंश्योरेंस कंपनी की, कि भाई पॉलिसी में हम सब लिखते हैं, अगर आप लोगों ने कभी इंश्योरेंस पॉलिसी देखी हो, कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपको कोई प्रीवियस डिसीज है या नहीं, और ये सब जानकारी लेने के बाद ही इंश्योरेंस कंपनी बताती है कि कितना इंश्योरेंस होगा, ठीक है, कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। तो ये सब ड्यूटी किसकी है? ये सब ड्यूटी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की थी, कि भाई वो सब पूछे, ठीक है, सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही डिसाइड करें कितना प्रीमियम है। ठीक है, सो हियर दी सेलर शुड बी अवेयर, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी बेच रही है, तो उन्हें पता होना चाहिए अपने परचेजर के वेयर अबाउट्स। जो भी पर्सन वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है, उस पर्सन के वेयर अबाउट्स पता होने चाहिए। सो दिस इज योर कैविएट वेंडेटर। ठीक है, तो हमने दो पढ़े, एक है कैविएट एम्प्टर, यानी बायर, लेट द बायर बी वेयर, और नेक्स्ट है कैविएट एम्प्टर, कैविएट वेंडेटर, यानी लेट द सेलर बी अवेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डैमनम साइन इंजुरिया की। ये हम पढ़ चुके हैं हमारे टॉर्ट्स में, मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था।
ओके, सो डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब क्या होता है? डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी, यानी आपको डैमेजेस हुए, लॉस हुआ, लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, आपके साथ कोई लीगल रॉन्ग नहीं हुआ। इसका हमने समझा था कि भाई जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो लेते हैं कि सैम जो है वो एक आइसक्रीम पार्लर काफी सक्सेसफुली चला रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद रॉक ने एक दूसरा आइसक्रीम पार्लर उसी के सामने खोल लिया, ठीक है, और आइसक्रीम बेचने लगे एट अ लोअर प्राइस देन सैम। ठीक है, सैम अगर 100 रुपए की आइसक्रीम बेच रहा था तो रॉक ने 50 रुपए की आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिया उसी के पार्लर के सामने। अब इससे क्या हुआ? ठीक है, प्राइजेस जो है वो कम हुई और सारी भीड़ कहाँ भागने लगी? रॉक के पास। इससे सैम को काफी लॉस हुआ। लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो इसमें कोई भी लीगल इंजरी नहीं हुई। भाई पार्लर खोला तो खोला, खुल सकता है आइसक्रीम पार्लर, कहीं लॉ में ये थोड़ी लिखा है कि एक लोकेलिटी में सिर्फ एक ही हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे डैमेजेस तो हुए, मॉनेटरी लॉस तो हुआ, लेकिन कोई लीगल रॉन्ग कमिट नहीं हुआ। और यही मतलब है, यही सिग्निफिकेंस है डैमनम साइन इंजुरिया। डैमनम, ठीक है, डैमेजेस विदाउट इंजरी, ठीक है, विदाउट लीगल इंजरी, साइन मतलब विदाउट, ठीक है, तो डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी, इसका मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये शॉर्ट में हम समझते हैं डी नोवो, यानी कुछ नया, ठीक है, न्यू, नोवो नया, ठीक है, डी नोवो यानी टू मेक समथिंग न्यू, कोई नई चीज बनाना, ठीक है, कोई नई चीज आप कर रहे हो। डी फैक्टो एज अ नेम सजेस्ट, जो कि फैक्ट है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ये फैक्ट है, ऐसा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज डी ज्योरे, यानी बाय लॉ, ठीक है, वी आर टॉकिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, ये चीज डी ज्योरे है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ सही है, ठीक है, लॉ में ऐसा लिखा है, ठीक है, तो डी ज्योरे का मतलब क्या हो गया? लॉ। नेक्स्ट इज डिक्टम, डिक्टम यानी वो स्टेटमेंट जो जज ने बोला है, ठीक है, जिसे हम ऑबिटर डिक्टा भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जो जजमेंट देते समय जज ने बोला है, लेकिन उसे हम डिसीजन नहीं कह सकते, एक उसे हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल सकते हैं जो जज ने कही ड्यूरिंग गिविंग द डिसीजन, ठीक है, डिसीजन देते समय उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली, लेकिन वो डिसीजन नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो दैट इज योर डिक्टम। नेक्स्ट इज डॉली इनकैपेक्स, डॉली इनकैपेक्स यानी इनकेपेबल ऑफ क्राइम। अगर हम हमारा आईपीसी देखें तो हु आर द पर्सन्स हु आर इनकेपेबल ऑफ क्राइम, क्राइम करने के इनकेपेबल कौन है? वो लोग, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है एनी पर्सन हु इज बिलो 7 years of age will be considered as डोली इनकैपेक्स। अगर किसी भी बच्चे से जो 7 साल या 7 साल से कम की एज का है उससे कोई क्राइम कमिट हुआ है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डोली इनकैपेक्स, यानी वो इनकेपेबल है क्राइम कमिट करने के लिए, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है क्राइम कमिट कर ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम हमारा लॉ देखें तो उसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो हो गया डोले इनकैपेक्स, यानी कोई भी पर्सन जो 7 साल से कम की उम्र का है वो क्या है? वो क्राइम कमिट कर ही नहीं सकता, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इनकेपेबल। क्यों हम कह रहे हैं कि वो पर्सन इनकेपेबल है? क्योंकि हमने पहले अभी समझा कि लॉ की क्राइम कमिट करने के लिए मेंटल एलिमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है, उसने कोई क्राइम कमिट किया लेकिन उसे समझ ही नहीं थी। अगर वो समझ ही नहीं पाया इंसान कि मैंने क्या क्राइम कमिट कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डोली इनकेपेक्स, यानी दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ क्राइम, क्योंकि वो पर्सन समझ ही नहीं पा रहा है कि मैंने क्राइम कमिट कर दिया, ये ऑफेंस है, ये गलत है। क्या 7 साल से कम के बच्चे को हम समझा सकते हैं कि लॉ क्या है, ठीक है, कि ये करोगे तो सही है, ये करोगे तो गलत है, ये ऑफेंस है, ये काम कर दिया तो आप आईपीसी के अंदर लाइब्रेरी? नहीं, उसको समझ ही नहीं है। तो जो इंसान जिसे समझ ही नहीं है, जिसने कोई क्राइम कमिट किया लेकिन जिसमें से मेंटल एलिमेंट ही गायब है, तो वो पर्सन क्या है?
then that person is incapable of committing a crime. ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो डिवाइडेड है वो है 7 से लेके 12-13 साल तक के बच्चे, यानी वो लोग जो जिनके लिए डिसीजन होगा, ठीक है, 7 से 12 में कि भाई क्या उनका मेंटल एलिमेंट डेवलप हो चुका था, क्या उनमें इतनी समझ आ चुकी थी कि वो ये समझ पाए कि उन्होंने क्राइम कमिट किया है, तो वो क्या होता है, वो जज को डिसाइड करना होता है. जज डिसाइड्स कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय दैट चाइल्ड, कि भाई उसे कितनी समझ थी कि उसने क्राइम कमिट किया है, या कितनी समझ थी जो उसने एक्ट किया है वो गलत है. अगर उसमें वो समझ डेवलप हो गई है तो उसको लायबल किया जाएगा. अगर वो समझ डेवलप नहीं हुई है देन दैट पर्टिकुलर पर्सन वोंट बी लायबल. और तीसरी कैटेगरी है, ठीक है, जो आपका 13 साल से लेके 18 से कम वाले बच्चे हैं, वो जुवेनाइल जस्टिस में आते हैं, जिनके लिए ये तो कहा जाता है कि उन्हें समझ तो है कि उन्होंने क्राइम किया है, लेकिन फिर भी बिकॉज दे आर नॉट एन एडल्ट, ठीक है, बिकॉज दे आर जस्ट जुवेनाइल्स, उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाता है ताकि वो अपने आप को रिफॉर्म कर सके. ठीक है, तो ये है आपका डॉली इन कैपेक्स. नाउ नेक्स्ट इज एस्टॉपल. ठीक है, एस्टॉपल में समझो स्टॉप, ठीक है, स्टॉप से समझना है, किसी को रोकना, किसी को प्रिवेंट करना. ठीक है, सो दैट इज एस्टॉपल, किसी को रोकना. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स ग्रेशिया, यानी एज फेवर. ठीक है, बार बार अभी मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, ठीक है, कि भाई मैं ये प्रोवाइड करूंगा एज अ फेवर, जो कोविड विक्टिम्स की फैमिलीज हैं उन्हें इतना अमाउंट मिलेगा एज एक्स ग्रेशिया. अभी 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर्स में था. उसका मतलब क्या है, एज फेवर. ठीक है, कि मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, आप बहुत आपने करा, जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो बेचारे इतना कर रहे हैं, तो एज अ फेवर एक्स ग्रेशिया मैं उन्हें ये प्रोवाइड करूंगा. तो एज फेवर अगर आप कोई काम कर रहे हो. देन नेक्स्ट इज एक्स ऑफिशियो. ऑफिशियो मतलब ऑफिस से, ऑफिशियल, ऑफिस. ठीक है, बिकॉज ऑफ एन ऑफिस हेड. यहाँ पे बात हो रही है एक ऑफिस की. ठीक है, देन नेक्स्ट इज इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, यानी इग्नोरेंशिया, इग्नोरेंस. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, और ये लास्ट में क्या आ रहा है, एक्सक्यूजेड, एक्सक्यूज. ठीक है, इग्नोर और एक्सक्यूज. तो क्या हुआ, हम जानते हैं क्या, कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं है. कोई भी पर्सन आके ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे ये लॉ पता ही नहीं था. ठीक है, तो इसीलिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ को हम एज एन एक्सक्यूज प्लीड नहीं कर सकते कोर्ट के सामने कि भाई हमें ये पता ही नहीं था कि ये लॉ है. ठीक है, सो एनी पर्सन हु इज अनअवेयर ऑफ लॉ, ठीक है, मे नॉट एस्केप द लाइबिलिटी. वो ये नहीं कह सकता कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ और आके कह दे अच्छा ये ऑफेंस था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई लॉ बना. So that's why ignorance of law is no excuse. और ये हमें कहाँ से आया, हमारी लैटिन मैगजीन ignorantia juris non excuses से मिला. यानी ignorance of the law is ignorance of law is no excuse. Next is injuria sine damnum. Injuria sine damnum अगर हम देखेंगे तो क्या है, injury without damages. This is opposite of डैमनम साइन इंजुरिया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा. वहां तो क्या था, डैमेजेस विदाउट इंजरी. वहां लॉस तो हुआ लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई. यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंजुरियस साइन डैम, यानी इंजरी हुई लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ. इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था पहले भी, कि एक पर्सन था जो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहा था. राइट टू वोट इज आवर राइट, ठीक है, इज आवर डेमोक्रेटिक राइट. हम सबके पास राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि हम सबको वोट डालने का अधिकार है. कोई भी पर्सन जो 18 साल से ऊपर का है उसे वोट डालने का अधिकार है. लेकिन क्या हुआ, उस पर्सन को रोक लिया गया, एक ऑफिसर ने उसे रोक लिया और उसे वोट डालने नहीं दिया. अब उसका राइट तो इन्फ्रिंज हुआ, उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, लेकिन उसे कोई डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि जिस इंसान को वो वोट डालने जा रहा था वही इंसान जीता.
तो फिर भी उसे डैमेजेस मिले, फिर भी उसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड हुआ। क्यों? क्योंकि दैट वाज द वायलेशन ऑफ अ लीगल रॉन्ग। तो वही है इंजूरियस एंड डैमेज, जहाँ इंजरी तो हुई, लॉस तो हुआ, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, जहाँ पे आपका लीगल रॉन्ग कमिट हुआ लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज इप्सो फैक्टो, यानी बाय द मेयर फैक्ट। फैक्ट में दिख रहा है, हमें सामने के सामने दिख रहा है, जैसा फैक्ट में मिला हुआ है। ठीक है, इन प्रॉम्प्टू मतलब इन रेडीनेस। ठीक है, यू आर रेडी। ठीक है, इन प्रॉम्प्ट इमीडिएट डिसीजन लिया, इमीडिएट हमने एक्शन लिया उस चीज के लिए। ठीक है, सो दैट इज इन प्रॉम्प्टू, यानी इन रेडीनेस, जहाँ पे आपने इमीडिएट किसी चीज के लिए एक्शन लिया। नेक्स्ट इज इन ल्यू ऑफ, यानी इंस्टेड ऑफ, इसकी जगह ये कर ले। ठीक है, सो दैट इज इन ल्यू ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट इज इन पर्सोना। ठीक है, जहां पे कोई भी प्रोसीडिंग्स या फिर कोई भी एक्शन या कोई भी ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसी प्रोसीडिंग्स जहाँ पे रिलीफ जो हम सॉर्ट कर रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व है। देन नेक्स्ट इज इंटर एलिया, यानी अमंग अदर थिंग्स। ठीक है, दूसरी चीजों में। ठीक है, तो दैट इज योर, दूसरी चीजों में आप क्या काम कर रहे हो वो सब कुछ। ठीक है, अब बाकी सब चीजें क्या है वो सब। The next is just in persona, यानी just यहाँ क्या है, a right। ठीक है, कोई right जो आपको मिला हुआ है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ है। ठीक है, that is a right against a specific person. And then next is locus standi. Locus standi क्या है? It is a right that is with a party, ठीक है, to an action to appear and be heard by the court। ठीक है, कोई भी एक्शन, ठीक है, कोई भी पार्टी ने कोई भी एक्शन लिया है, कोई भी काम किया है, ठीक है, सो दैट नीड्स टू बी हर्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, दैट नीड्स टू बी हर्ड बाय द कोर्ट, तो दैट इज लोकस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज पर क्यूरियम। ठीक है, पर क्यूरियम यानी कोई डिसीजन, कोई ओपिनियन। ठीक है, कोर्ट जब डिसीजन देता है तो वो काफी सारी बातें बोलता है, काफी सारे स्टेटमेंट्स बोलता है। ठीक है, सो इफ वी सी द डिसीजन मेड बाय द कोर्ट, ठीक है, एंड एक्टिंग कलेक्टिवली, ठीक है, बाय इन अदर वर्ड्स द डिसीजन इज मेड बाय द कोर्ट, ठीक है, एक्टिंग कलेक्टिवली, वो सब ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए। जितनी बार हियरिंग्स होती है, हर हियरिंग में कोर्ट अपनी कोई ना कोई ओपिनियन देता है, और उस ओपिनियन को जब हम कलेक्टिवली देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, डिसीजन बन जाता है। तो दैट इज योर पर क्यूरियम, यानी कोई डिसीजन या फिर आपका कोई ओपिनियन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज पर से, बाय इटसेल्फ, खुद से। ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हैं बाय इटसेल्फ, पर से, ऐसा है पर से। ठीक है, प्राइमा फेसी, यानी ऑन द फेस ऑफ इट, सामने के सामने आपको ये चीज दिख रही है कि ये चीज गलत हुई। ठीक है, प्राइमा फेसी इस पर्सन ने, इस पर्सन का मर्डर कर दिया, 100 लोगों के बीच में, बीच बाजार में ऐसा किया, तो प्राइमा फेसी हमें सामने के सामने दिख रही है। नेक्स्ट इज क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, यानी ये क्या है, he who acts through other acts himself। ये एग्जाम्पल है आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी का। यानी वाइकेरियस लाइबिलिटी में हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय जो है वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई काम कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो एम्प्लॉयर है, जो मास्टर है, दैट पर्सन विल आल्सो बी लायबल। वो ही है इसका मतलब, जो इंसान दूसरे के थ्रू कोई काम करवा रहा है और उस समय अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो यही माना जाएगा कि वो काम वो खुद कर रहा था। ठीक है, और इसी केस लिए वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए दोनों मास्टर सर्वेंट जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर लायबल। ठीक है, इट कैन बी सेड टू बी एन इनडायरेक्ट और अ सेकेंड हैंड लायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज क्विड प्रो क्यो। ठीक है, इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए कुछ। ठीक है, तो दैट इज योर समथिंग फॉर समथिंग। नेक्स्ट इज रेशियो।
दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑल ऑफ अस नो कि बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें जजेस बोलते हैं अपने जजमेंट में, लेकिन जब जजमेंट दिया जा रहा होता है या कोई डिसीजन होता है तो कौन से रूल पे वो जुडिशियल डिसीजन बेस्ड है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो जज ने दिया जिसके बेसिस पे उसने अपना डिसीजन बेस किया, दैट इज द रेशियो। ठीक है, जब आप अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारी साइट्स हैं, ठीक है, जब आप लोग लॉ कॉलेज जाएंगे वहां पर आपको कहा जाएगा कि आप इन साइट्स को रेफर कीजिए केस लॉज के लिए, तो वहां जब आप जाओगे तो अलग से हर केस का रेशियो लिखा होता है, यानी वो स्टेटमेंट, वो इम्पोर्टेंट लाइन जिसपे जज ने अपना डिसीजन बेस किया था, सो दैट इज योर रेशियो डिसेंट। Now next is respondent superior, ठीक है, यानी let the master answer, ठीक है, यानी जो एम्प्लॉयर है जिसने पर्टिकुलर पर्सन को एम्प्लॉय किया है, ठीक है, उसे वो ही विल बी लाइबल, ठीक है, ही विल बी लाइबल टू से, ठीक है, ही विल बी लाइबल कि भाई ये काम क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर सर्वेंट रूल, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस जुडिकेटा, ये प्रिंसिपल आपको मिला हुआ है आपके सीपीसी में, यानी सिविल प्रोसीजर कोड में ये यूज होता है टर्म बहुत, ठीक है। रेस जुडिकेटा का मतलब क्या है, ऐसा कोई मैटर जो ऑलरेडी किसी किसी कोर्ट में जज हो चुका है, ठीक है, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, रेस जुडिकेटा कब अप्लाई करते हैं, जब कोई पर्सन, कोई केस था जो ऑलरेडी उस कोर्ट ने डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है, दैट हैज ऑलरेडी बीन जज्ड, तो उस केस को हम दोबारा सेम कोर्ट में नहीं ला सकते, इट विल बी रेस जुडिकेटा, कि भाई ये डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है, ये केस ऑलरेडी हम ले चुके हैं, दोबारा हम उसे जज नहीं करेंगे, ठीक है। सुओ मोटो हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली। क्या है ये सुओ मोटो, यानी ऑन इट्स ओन मोशन, खुद से। जनरली क्या होता है, कोर्ट में केसेस फाइल किए जाते हैं, प्लेंटिफ ने फाइल किया, इस पर्सन ने फाइल किया, लेकिन कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट खुद अपने पास ले लेता है, तो उन केसेस को हम क्या बोलते हैं, उनमें कहा जाता है दैट द कोर्ट हैज टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस, यानी खुद से वो केस उन्होंने अपने पास ले लिया, जब उन्हें ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस दिखी, जब उन्हें ऐसी कोई आसपास चीजें दिखी कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने खुद से सुओ मोटो उस केस का कॉग्निजेंस लिया, उस केस को समझने के लिए लिया। नेक्स्ट इज ओब्रिमा फाइल, यानी अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, आपने कोई काम किया, वो आपने बिल्कुल गुड फेथ में किया, ठीक है, तो उसके लिए आप लायबल नहीं होने चाहिए, तो दैट इज यूज फॉर दैट। देन नेक्स्ट इज उबिजिस इबी रेमेडियन, यानी जहां पे कोई राइट है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, अगर आपको कोई राइट मिला हुआ है तो उस राइट के साथ अगर वो राइट इन्फ्रिंज होगा, अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अगर आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो आपके पास रेमेडी भी है कि आप कोर्ट्स के पास जा सकते हो और कह सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट हुआ है। तो अगर आपको राइट मिलते हैं तो उसके साथ साथ अगर कोई वॉयलेट करने की कोशिश करता है उन राइट्स को, तो उसके लिए रेमेडी भी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विस मेजर, यानी एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में क्या आ जाएंगी, वो चीजें, वो एक्ट्स जो मैन मेड नहीं है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए आपकी नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, कि भाई जो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जो आपके हाथ में नहीं है, जो मैनमेड नहीं है, वो एनवायरनमेंट के हाथ में, आप फोर्स ही नहीं कर सकते थे, आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडस ऑपरेंडी, यानी व्हाट इज योर मॉडस ऑपरेंडी, कैसे आप क्या काम करने वाले हो, क्या आप सोच रहे हो, आपकी क्या आगे की प्लानिंग है, पूछा जाता है ना मीटिंग्स में उसमें कि भाई क्या मॉडस ऑपरेंडी है, यानी आप कैसे काम करने वाले हो, हाउ यू विल बी वर्किंग, व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन, वो सब कुछ। नेक्स्ट इज ऑबिटर डिक्टम,
ठीक है, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो जजेस बोलते हैं अपने डिसीजन में, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। दीज डज नॉट एक्ट एज प्रेसिडेंट, इन्हें हम कहीं रेफर नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर पासिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो इंसिडेंटली कोर्ट ने बोल दी है, ठीक है। सो इट बेसिकली दीज आर द जुडिशियल ओपिनियंस विच आर गिवन बाय द judges during any decision, during giving any decision, ठीक है। these are not at all binding, ये हम कहीं कहीं रेफर भी नहीं करते, लेकिन जब हम केस लॉ देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कितनी सारी चीजें जज ने बोल रखी होती है। तो उसमें से जो चीजें जज ऐसे ही बोलता है जस्ट एज अ पासिंग रिमार्क, तो वो तो होता है आपका ऑबिटर डिक्टिम, और वो जिस पे बेस करके, वो स्टेटमेंट जिस पे बेस करके जज अपना डिसीजन देता है, वो होता है रेशियो। नाउ नेक्स्ट इज ऑनर्स प्रोबेंडाई, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ, ये मैं पहले भी समझा चुकी। नेक्स्ट इज पैक्टा sunt servanda, यानी इसका मतलब क्या होता है, पैक्ट, पैक्टा से याद रखना, ठीक है। पैक्ट यानी जब आप कोई अग्रीमेंट कर लेते हो, कोई डील कर लेते हो, देन यू आर बाउंड बाय, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी से, कोई पैक्ट साइन करते हो, ठीक है, अग्रीमेंट, हाँ ये काम करेंगे, तो मतलब यू आर बाउंड बाय इट, आपको वो काम करना पड़ेगा, यू आर लीगली बाउंड बाय, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह, ये इंटरनेशनल लॉ में जनरली यूज होता है, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, ये आपके इंटरनेशनल लॉ में यूज होता है, ठीक है। पैक्टा sunt servanda, यानी अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह दोनों कंट्रीज के बीच में साइन होती है, तो दोनों कंट्रीज जो है लीगली बाउंड है उस ट्रीटी को फॉलो करने के। नेक्स्ट इज वॉक्स पॉपुली, यानी वॉक्स पॉपुली, पॉपुली से पॉपुलेशन, ठीक है, जनरल पब्लिक, और वॉक्स वॉइस, ठीक है, वॉइस ऑफ द पीपल, ठीक है, कि मेजॉरिटी की क्या ओपिनियन है, जनता क्या सोचती है, तो दैट इज योर वॉक्स पॉपुली। नाउ नेक्स्ट इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का क्या मतलब होता है, एन इंजरी, ठीक है, कोई ऐसी इंजरी जिसके लिए आपने खुद पहले से अपनी कंसेंट दी है, वॉलेंट्री, वॉलेंटी, वॉलेंटी से याद रखना, वॉलेंट्री, कि वॉलेंट्रीली आप वो काम करने के लिए राजी हुए। तो अगर वॉलेंट्रीली जो आप काम कर रहे हो और फिर वो काम करते समय कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए आप सामने वाले पे केस नहीं कर सकते, सामने वाले को लायबल हेल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने उस चीज के लिए कंसेंट दी है। तो दिस इज व्हाट योर वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया। जैसे हम जब कोई ऑपरेशन कराने जाते हैं तो वो हमसे साइन कराता है डॉक्टर, कि अगर ऑपरेशन होते समय कोई दिक्कत हुई, कोई डेथ हुई, कुछ भी हुई, तो उसके लिए जो हॉस्पिटल स्टाफ है दैट वॉन्ट बी लायबल, ठीक है। तो दैट इज योर वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है। उसका मतलब वही है कि वॉलेंट्रीली अगर आपने किसी चीज के लिए अग्री किया है, तो फिर सामने वाला उसके लिए लायबल नहीं है। वैसे ही जैसे अगर आप कोई क्रिकेट मैच देखने जाते हो, ठीक है, तो जब आप टिकट खरीदते हो, तो आपने भले ही डायरेक्टली अपनी कंसेंट नहीं दी है, बट इम्प्लाइडली कंसेंट दी है। और उस समय अगर गेम चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, और कोई बॉल आके आपको लग जाती है, उससे आपको इंजरी हो जाती है, तो उस केस में आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वॉलेंटरली एग्री किया था, ठीक है, इस चीज के लिए आपने वॉलेंटरली वो टिकट खरीदा था, आप देखने गए थे, ठीक है। तो ये तो चांसेस थे कि कभी आपको चोट लग सकती थी। या फिर आप रेसलिंग कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के साथ रेसलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने अग्री किया है कि ओके फाइन वी विल हैव अ फाइट, ठीक है, हम रेसलिंग का मैच करेंगे, और उस समय रेसलिंग करते समय अगर आपको कोई सी भी तरह की कोई भी चोट लग जाती है, तो आप सामने वाले को लायबल हेल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वॉलेंटरली उस चीज के लिए अग्री किया था, वॉलेंटरली अग्री किया था दैट यू विल डू दिस रेसलिंग, ठीक है। तो दिस इज योर voluntary non-fit injury. Now next is your de minimis lex non-curate, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें कैसे याद रखना है हमें, इसे हमें याद रखना है
डी मिनिमिस, मिनिमा छोटा, मिनी छोटा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि द लॉ डज नॉट नोटिस ट्रिफलिंग मैटर्स, यानी छोटे मोटे जो मैटर्स होते हैं, जो ऐसे किसी ने थोड़ा सा किसी को धक्का दे दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो उस केस में लॉ इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि लॉ जो है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो नहीं देखता ये ट्रिवियल मैटर्स को, छोटे मोटे मैटर्स को, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट में, ठीक है। उसके अंदर हम ये छोटे मोटे मैटर्स को क्यों देखेंगे, तो वही है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, दिस पर्टिकुलर लैटिन लीगल मैक्सिम, इसका मतलब क्या है कि लॉ जो है इन ट्रिवियल मैटर्स को, छोटे मोटे मैटर्स को नहीं देख सकता, ठीक है। और ये क्या है, एक कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स है कि जजेस विल नॉट सिट, पूरी बेंच इतना एक छोटा माइनर प्रॉब्लम पे केस डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, उनके पास वैसे ही टाइम नहीं है, वैसे ही इतने केस पेंडिंग है, अगर छोटे मोटे केसेस देखने लगेगा, दैट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज, ठीक है। और इससे क्या होगा, जुडिशियल सिस्टम जो है ऑलरेडी जो डिलेड चल रहा है वो और डिले हो जाएगा। तो हमारे कोर्ट में, हमारे हमारे लॉ में ऑलरेडी ये चीज अवेलेबल है। आईपीसी तो खुद बोलता है, हमारा इंडियन पिनल कोड में गिवन है कि छोटे मोटे मैटर्स को, जो ट्रिवियल मैटर्स है, उस पर कोई केस नहीं होगा, और वो कहाँ शामिल है, आपके जनरल डिफेंसेस में शामिल है। इसका केस देखते हैं, ठीक है। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो साथ में मूवी देखने जाएंगे, ठीक है, लेकिन ए नहीं आया अपना थिएटर में, ठीक है। और बी ने क्या बोला, मुझे इतना मेंटल ट्रॉमा हुआ, और बी ने ए पे केस किया फॉर डैमेजेस। नाउ हियर द कोर्ट विल से दैट दिस इज अ ट्रिवियल मैटर, वो मूवी देखने नहीं आया, नहीं आया, इतने छोटे से मैटर पे कोई केस होता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ ट्रिवियल मैटर, क्या होता है छोटा मोटा, ठीक है। तो इससे कैसे याद रखेंगे, डी मिनिमिस, लेट्स नॉन क्यूरेट, मिनिमस से मिनी छोटा, छोटे मोटे मैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स पार्टी, ठीक है। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है, जहां पे एक पार्टी एब्सेंट है। हमें पता है जब केस होता है, केस में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, सामने वाली पार्टी नहीं है, ठीक है। तो एक्स पार्टी क्या बोलते हैं कि कोर्ट ने एक्स पार्टी ही सुन लिया, यानी एक पार्टी मिसिंग थी, ठीक है, तब भी प्रोसीडिंग्स चालू रही, ठीक है। प्रोसीडिंग्स वर ब्रॉट बाय वन पर्सन इन एब्सेंस ऑफ अनदर, प्रोसीडिंग्स चालू रही भले ही दूसरी पार्टी जो थी वो मौजूद नहीं थी, ठीक है। the party was missing from the litigation, ठीक है, from the proceedings, और इन्हीं proceedings को हम क्या बोलते हैं, ex party proceedings। और जो ऑर्डर्स और डिग्रीज इन प्रोसीडिंग्स में पास होती हैं इन सर्कमस्टांसेस में, उन्हें भी हम एक्स पार्टी बोलते हैं, या फिर एक्स पार्टी रिलीफ मिला, ठीक है। तो वो सब क्या है, जहाँ पे एक पार्टी जो है वो मिसिंग है। नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टरवर्ड्स, यानी आपने क्राइम कमिट पहले कर दिया था, लेकिन लॉज में बाद में कोई अमेंडमेंट है, ठीक है, बाद में कोई चीज आई, ठीक है। तो एनीथिंग फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई लॉ जिसका रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट, जो आया तो आज है, आज क्या है, आपकी 25 जून है, कोई ऐसा लॉ जो आया आज है, 25 जून को आया है, लेकिन उस लॉ में लिखा हुआ है कि ये जो लॉ आज बना है वो एप्लीकेबल होगा पुराने केसेस पे भी, यानी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से ये लॉ जो है एप्लीकेबल होगा, भले ही वो आज आया है, 25 जून को आया है, लेकिन वो उन सब मैटर्स के लिए अवेलेबल होगा जो 1 जनवरी 2021 से आए, ठीक है। इससे क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से इट कैन आल्सो ब्रिंग चेंजेस इन द पनिशमेंट, ठीक है, कि भाई अमेंडमेंट आया तो पहले भले ही 10 साल का था, लेकिन अब क्या हुआ, अमेंडमेंट आने के बाद सिर्फ 5 साल का ही पनिशमेंट रह गया, ठीक है। तो दैट इज योर एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टरवर्ड। Next, these are all the maxims which we have discussed. ठीक है, I hope
दिस वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सब इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना कि किस मैगजीन का क्या मतलब है। ठीक है, अगर इस एक्स पोस्ट फैक्टो की मैं एग्जाम्पल ले हम, ठीक है, तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी XYZ कंट्री की, उन्होंने पास किया एन अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग लॉ था, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट लाया, और इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, पेनल्टी जो है इंक्रीज हो गई, ठीक है, फॉर ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है, टू 10 ईयर्स। ठीक है, पहले जो इम्प्रिजनमेंट था, जो पहले जो पेनल्टी थी जो 5 साल की थी, वो बढ़ा के कितनी हो गई, 10 साल की हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, जो भी लोग गिल्टी थे ड्रिंक एंड ड्राइव के, बिफोर द पासिंग ऑफ दिस अमेंडमेंट विल बी पनिश्ड एज पर द अर्लियर लॉ। ठीक है, उनपे पुराना ही लॉ एप्लीकेबल होगा, नया वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उनपे नहीं लगेगा एक्स पोस्ट फैक्टो। यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखो दो है, एक है रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, एक है प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो जब कोई भी लॉ आता है तो उसमें एक डेट मेंशन होती है कि कब से एनफोर्समेंट में आएगा। अगर वो डेट पिछली है, पुरानी है, तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव बोलेंगे। अगर वो डेट नहीं है कि 25 जून को आया, 30 जून से एप्लीकेबल होगा, तो वो क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव। अब एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है, ठीक है, यानी भले ही कोई नया लॉ आया, जैसे इसके अंदर कोई अमेंडमेंट आया, लेकिन उसमें क्या होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेबल होगा। कोई अगर बढ़ गई है पनिशमेंट, तो वो उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगी जिन्होंने ये क्राइम जो है अमेंडमेंट से पहले किया है। ठीक है, सो दे विल बी पनिश्ड एज पर द अर्लियर लॉ। ठीक है, और उन्हें सिर्फ 5 साल का ही इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। ठीक है, और अगर उनपे हम नया लॉ अप्लाई करते हैं, देन इट विल बी हैविंग अ एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट। ठीक है, और एक्स पोस्ट फैक्टो कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेबल नहीं है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में। 20 सब क्लॉज 1 बोलता है कि जो नया लॉ है वो पुराने क्रिमिनल्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जो क्राइम पहले हो चुके हैं उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। So this is your ex post facto। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो देखा, ठीक है, एक्स पार्टी यानी पार्टी अगर मिसिंग है तब कोई डिसीजन होता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या याद रखना है, ठीक है, जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो का कैसा क्वेश्चन क्या डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, फ्रॉम अ थिंग डन आफ्टरवर्ड्स। एक्स पार्टी का मतलब क्या है, प्रोसीडिंग्स ब्रॉट बाय वन, प्रोसीडिंग्स ब्रॉट बाय वन और वन पर्सन इन एब्सेंस ऑफ अनदर। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका मतलब क्या है, डी मिनिमिस लेक्स नॉन क्यूरेट, द लॉ डज नॉट नोटिस ट्रिफलिंग मैटर्स। तो ये दो चीजें याद रखनी है। आप अपनी टेबल बनाइए, एक जगह लैटिन मैगजीन्स लिखिए, एक जगह उसके मीनिंग लिखिए। आई होप इसके बाद आप लोगों को मीनिंग समझने में और उन्हें याद रखने में थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यही है डी मिनिमिस लेक्स नॉन क्यूरेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द लॉ does not notice trifling matters. Then we figured out this voluntary non-fit injury, यानी an injury is not done to one consenting to it। जो इंसान अपनी कंसेंट दे रहा है उसे कोई इंजरी नहीं होती, वो कोई इंजरी क्लेम नहीं कर सकता। Then next is modus operandi, कैसे आप काम कर रहे हो, way of working। ठीक है, ये क्या होना है, things said by the way। ठीक है, जजेस जो things by the way कह देते हैं। देन ऑनस्ट प्रोबेंडा यानी बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या है, पैक्टा sunt servanda का मतलब क्या है, अग्रीमेंट्स जो आपने करे हैं यू आर लीगली बाउंड फॉर इट। देन वी लर्न वॉक्स पॉपुलाई, वॉक्स पॉपुलाई यानी वॉइस ऑफ द पीपल। ठीक है, then we understood respondent superior। ठीक है, res judicata, suo motu। ठीक है, all these are important, I have just taken the important ones। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है। then we discussed about this is important। ठीक है, ओके, प्राइमा फेसी तो आप लोगों को अभी तक याद ही हो गया होगा, प्राइमा फेसी फेस पे तो दिख रहा है, ठीक है, सामने के सामने दिख रहा है। ठीक है, देन दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, लोकस स्टैंडा है। ठीक है, इंजुरिया साइन डैमनम यानी इंजरी विदाउट डैमेजेस। ठीक है, लोकस स्टैंडा है,
यानी राइट ऑफ अ पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देन देयर इज डोली इन कैपेक्स इज इम्पोर्टेंट, एस्टॉपल इज इम्पोर्टेंट, एक्सग्रेशिया आ सकता है, ठीक है, ये सबको पता ही होगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, इसे हम बार बार जनरली भी हम लोग सुनते रहते हैं दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। देन दिस इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, डैमेजेस विदाउट इंजरी, ठीक है, जहाँ पे डैमेज हुआ है लेकिन कोई लीगल रॉन्ग कमिट नहीं हुआ है, ठीक है। देन caveat venditor and caveat emptor both are important. I hope you have got the understand. caveat venditor, vendor से याद रखना, ठीक है, जो इंसान बेच रहा है, seller should be beware, और caveat emptor में क्या है, purchaser should be beware, ठीक है। Then we have this ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से समझा था कि दोनों पार्टीज को बराबर का राइट मिलना चाहिए अपनी बात कहने का, बोथ द पार्टी शुड बी हर्ड, ठीक है। इसके अंदर दूसरा भी था प्रिंसिपल, दैट इज नेमो डेबिट एसेक्स जुडिक्स प्रोप्रिया कॉसा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन एलिबाई, ठीक है, एट अनदर प्लेस, कि आप क्राइम जब कमिट हुआ आप ये शो करो कि मैं उस समय उस जगह पे था ही नहीं, जहां जिस जगह क्राइम कमिट हुआ मैं उस जगह पे था ही, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एडहॉक, एडहॉक यानी टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी से हमें ज्यादा याद रखता है, यानी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर द सोल पर्पस, ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई इंसान को अपॉइंट किया गया है। Then we understood the principles of actus reus, mens rea, ठीक है, actus reus is the physical element, mens rea is the mental element, ठीक है। अगर mental element या कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्ट को हम इलीगल नहीं मानेंगे अगर उसमें मेंटल एलिमेंट जो है वो मिसिंग है, ठीक है। एनी एक्ट टू बी इलीगल इन नेचर इट मस्ट बी डन विद अ गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है, मेंटल एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। देन वी अंडरस्टूड दिस, ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, प्लेंटिफ पे है, ठीक है, किसी भी बात को साबित करने का, भाई प्लेंटिफ कौन है, जिसने केस फाइल किया है, तो ये बात प्रूफ करने का टाइम कि भाई उस पर्सन ने क्राइम कमिट किया है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, जिसने ऑब्वियसली केस किया है, ठीक है। देन देयर इज दिस कि हम अपने पर्सनल राइट्स जो है वो खो देते हैं एज सुन एज वी डाई, सो अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन, किसी पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेने का जो राइट है, इट डाइज विद द पर्सन। देन देयर इज एक्शनेबल पर से, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट एक्शनेबल पर से, ऐसा कोई एक्ट जो जिसपे तुरंत एक्शन लिया जा सकता है विदाउट एनी प्रूफ, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन एब इनिशियो, ठीक है, इनिशियो से हमने याद किया था, इनिशियो इनिशिएशन, इनिशिएट, बिगनिंग, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग, जनरली ये वॉइड एब इनिशियो के साथ यूज होता है। So these are all the legal maxims which I have discussed today. I hope it is clear to all of you, आप लोगों को समझ में आई है कैसे हमने किया, कैसे हमने उसे याद रखने की कोशिश की है कि हम उसमें से छोटे छोटे क्लूज, अपने हिंट निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी आ सकते हैं, आई डोंट नो कौन सी आ सकती है, ठीक है। जो मेजर आ सकती है आई हैव कवर्ड इट, टाइम टू टाइम मुझे और भी नई दिखती रहेंगी तो मैं आप लोगों को बताती रहूंगी, बट दीज वर द मेजर वंस व्हिच आई हैव टेकन, okay, so that's it for today. Tomorrow we will be taking international organizations. It is important क्योंकि अभी नया जो syllabus आया है उसके हिसाब से थोड़े थोड़े changes हैं, so we will be taking up that. Okay, so that's it for today. Thank you.